HPFS यानी हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा और अन्य विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे सभी साथियों का इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972। और इसमें भी हम आज फोकस करेंगे इसके पहले अध्याय यानी प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक प्रावधानों पर। बिल्कुल, ये नियम आप कह सकते हैं सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के पूरे ढांचे की नींव है। आज हम खास तौर पर नियम 1, 2, 4, 5 और 6 को समझेंगे क्रम से एक एक करके। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि नियम 3 जिसमें परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, वो हम आज कवर नहीं कर रहे हैं। उसके लिए एक अलग सेशन रखेंगे क्योंकि वो अपने आप में काफी विस्तृत है। जी हाँ, परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर आराम से बात करेंगे। आज हम इन बेसिक मूलभूत नियमों को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नियम 1 से। ये तो काफी सीधा लगता है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। हाँ, नियम 1 कहता है कि नियमों का आधिकारिक नाम है केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियम 1972, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972। ये नाम तो याद रखना ही है। और नियम 1-2 बताता है इनकी लागू होने की तारीख। हाँ, ये तारीख अक्सर पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। बिल्कुल, ये नियम 1 जून 1972 से लागू हुए हैं। ये तारीख महत्वपूर्ण है। 1 जून 1972, ठीक है। तो ये था नियम 1। अब आते हैं नियम 2 पर। लागू होने का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब ये नियम किन पर लागू होते हैं और किन पर नहीं, ये बहुत जरूरी है समझना। जी, नियम 2 का मूल सिद्धांत ये है कि ये नियम केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों पर लागू होते हैं। मतलब ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन नियमों के दायरे में आते हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ अपवाद भी हैं। नियम 2 में ही ये लिस्ट दी गई है। हाँ, और ये अपवाद जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है ए, रेलवे कर्मचारी। अच्छा, रेलवे वालों पर ये लागू नहीं होते? जी नहीं, रेलवे के अपने छुट्टी नियम है, रेलवे लीव रूल्स, उनका सिस्टम अलग है। ठीक है। और कौन है इस लिस्ट में? फिर आते हैं कैजुअल, डेली रेटेड या पार्ट टाइम कर्मचारी। इनकी नियुक्ति की प्रकृति ही ऐसी है कि रेगुलर नियम लागू नहीं होते। इसी तरह आकस्मिकताओं से भुगतान पाने वाले लोग, मतलब जिनका पेमेंट कंटिंजेंसी फंड से होता है, जी, वो भी बाहर है। फिर डी, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मकार, वर्कमैन, जैसा फैक्ट्री एक्ट में डिफाइंड है। यानी सरकारी फैक्ट्रियों या वर्कशॉप्स के कर्मचारी। हाँ, अगर वो वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं और फैक्ट्री एक्ट लागू होता है तो उन पर ये सीसीएस नियम लागू नहीं होंगे। उनके लिए लेबर लॉ या लोकल नियम हो सकते हैं। और ए, कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान, वर्क चार्ज्ड एस्टैब्लिशमेंट्स। जी, उनमें काम करने वाले व्यक्ति भी इन नियमों से बाहर हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य, IAS, IPS। हाँ, नियम 2F उन्हें भी बाहर रखता है। उनके लिए अपने अलग नियम है, ऑल इंडिया सर्विसेज लीव रूल्स 1955। अच्छा, विदेशों में जो भारतीय दूतावास वगैरह में लोकल स्टाफ होता है, उनका क्या? वो भी नियम 2G के तहत बाहर है। जो लोकली रिक्रूटेड स्टाफ है, उनकी शर्तें अक्सर लोकल कानूनों के हिसाब से होती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी? नियम 2H कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त व्यक्ति भी बाहर हैं जब तक उनके कॉन्ट्रैक्ट में खास तौर पर न लिखा हो कि उन पर CCS लीव रूल्स लागू होंगे। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर I, वो लोग जिनके लिए संविधान या किसी और कानून में छुट्टी के स्पेशल प्रावधान है। और J, वो जो अभी भी पुराने फंडामेंटल रूल्स या सिविल सर्विस रेगुलेशन से गवर्न होते हैं छुट्टी के लिए। क्या ऐसे अभी भी हैं? हो सकते हैं, कुछ पुराने मामलों में या विशिष्ट कैडर्स में। और आखिर में K, डेपुटेशन वाले। हाँ, जो किसी राज्य सरकार से या कहीं और से कुछ समय के लिए केंद्र में आते हैं। जी, आमतौर पर वो अपने पेरेंट कैडर के नियमों से ही शासित होते हैं जब तक डेप्यूटेशन की शर्तों में CCS रूल्स लागू करने को ना कहा गया हो। तो ये लिस्ट काफी लंबी है। मतलब हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन-कौन इन नियमों के दायरे से बाहर हैं। जी, परीक्षा के लिहाज से ये अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए अब नियम 2 के बाद नियम 4 पर आते हैं। ये उन सरकारी सेवकों के बारे में है जो इन नियमों के दायरे में तो आते हैं पर अस्थायी रूप से कहीं और ट्रांसफर होते हैं या विदेश सेवा पर जाते हैं। हाँ, नियम 4, इसका उपनियम 1 कहता है कि अगर CCS रूल्स वाला कोई कर्मचारी टेम्पररी ट्रांसफर पर इंडियन रेलवे या किसी स्टेट गवर्नमेंट में जाता है या फिर भारत के अंदर ही विदेश सेवा फॉरेन सर्विस विद इन इंडिया पर जाता है, जैसे किसी PSU या ऑटोनॉमस बॉडी में,
तो भी उस पर यही सीसीएस छुट्टी नियम लागू रहेंगे, नियम नहीं बदलेंगे। अच्छा, यानी भारत के अंदर टेम्पररी ट्रांसफर या फॉरेन सर्विस पर नियम सेम रहेंगे। जी, लेकिन नियम 4 का उपनियम 2 एक फर्क बताता है। क्या फर्क है? ये कहता है कि अगर कर्मचारी भारत के बाहर विदेश सेवा पर जाता है, जैसे यूएन एजेंसी में, भले ही ऑफिस इंडिया में हो, या फिर आर्म्ड फोर्सेस में टेम्पररी ट्रांसफर पे जाता है, तो उस पर ये सीसीएस लीव रूल्स केवल उसी सीमा तक लागू होंगे जैसा कि उसकी फॉरेन सर्विस या ट्रांसफर की शर्तों में, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हो। ओह, मतलब जरूरी नहीं कि पूरे नियम लागू हों। हाँ, हो सकता है शर्तें कहें कि सीसीएस नियम ही लागू होंगे, या उनमें कुछ बदलाव होगा, या कोई और नियम लागू होंगे। ये उस खास असाइनमेंटी शर्तों पर निर्भर करेगा। ये शायद इसलिए कि विदेशों में या सेना में हालात अलग होते हैं। बिल्कुल, वहाँ की जरूरतें, समझौते अलग हो सकते हैं, इसलिए ये लचीलापन रखा गया है। समझ गया। तो नियम 4 ट्रांसफर और फॉरेन सर्विस पर नियमों की निरंतरता या बदलाव की बात करता है। अब नियम 5, ये उल्टी स्थिति है शायद, जब कोई बाहर से सीसीएस रूल्स में आता है। हाँ बिल्कुल, नियम 5 उन परमानेंट सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन पर पहले ये नियम लागू नहीं होते थे, जैसे राज्य सरकार या रेलवे के कर्मचारी, और वो अब ऐसी सर्विस या पोस्ट पर आते हैं जहां सीसीएस रूल्स लागू होते हैं। इसमें 2 केस हैं, टेम्पररी और परमानेंट अपॉइंटमेंट। पहले नियम 5A देखते हैं, टेम्पररी वाला। नियम 5A कहता है कि अगर ऐसा कर्मचारी जो पहले अलग नियमों में था, टेम्पररी तौर पर सीसीएस रूल्स वाली पोस्ट पर आता है, तो वो अपने पुराने छुट्टी नियमों से ही शासित होता रहेगा। यानी टेम्पररी आने से नियम नहीं बदलेंगे? सामान्यतः नहीं, लेकिन इसमें एक परंतुक है मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए। हाँ, क्या है वो? अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर जो परमानेंट सिविल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, लेकिन उसने सिविल रेट्स ऑफ पे चुना है, तो उसकी छुट्टी इन्हीं सीसीएस लीव रूल से रेगुलेट होगी, भले ही उसकी सिविल पोस्टिंग टेम्पररी हो। अच्छा, ये एक खास बात है। और एक और परंतुक है इसमें, रिलीज डिस्चार्ज से जुड़ा। जी, दूसरा परंतुक कहता है कि ऐसे मिलिट्री ऑफिसर्स जब आर्म्ड फोर्सेस से रिलीज या डिस्चार्ज होते हैं, तो वो अपनी उस तारीख को देयर एनुअल लीव ड्यू को आगे ले जा सकेंगे। अब आते हैं नियम 5B पर, जब वो कर्मचारी परमानेंटली अपॉइंट होता है सीसीएस रूल्स वाली पोस्ट पर। हाँ, ये बड़ा बदलाव है। नियम 5B कहता है कि अगर वो परमानेंट सरकारी सेवक जो पहले अलग नियमों में था, किसी ऐसे परमानेंट पद पर मूल रूप से सब्सटेंटिवली नियुक्त होता है जहां सीसीएस रूल्स लागू होते हैं, तो वो अपॉइंटमेंट की तारीख से ही इन नए यानी सीसीएस लीव रूल्स के तहत आ जाएगा। ठीक है, ये तो लॉजिकल है, पर उसकी पुरानी जमा छुट्टी का क्या होगा? वो लैप्स नहीं होगी। नियम 5B कहता है कि उसके पिछले नियमों के तहत जो लिमिट क्रेडिट है उसे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। पूरी की पूरी? नहीं, यहाँ एक शर्त है। ये कैरी फॉरवर्ड नियम 26 में दी गई मैक्सिमम एक्यूमुलेशन लिमिट्स के अधीन होगा। ओह, जैसे अगर नियम 26 कहता है कि ईएल 300 दिन से ज्यादा जमा नहीं हो सकती और उसके पास पुराने नियमों से 350 दिन की ईएल थी, तो वो सिर्फ 300 ही ला पाएगा। बिल्कुल सही, बाकी 50 लैप्स हो जाएगी। और इस कैरी फॉरवर्ड की गई छुट्टी के इस्तेमाल पर भी एक नियम है। क्या नियम है? पहले इस कैरी फॉरवर्ड वाली छुट्टी को इस्तेमाल करना होगा, जब ये खत्म हो जाएगी तभी वो सीसीएस रूल्स के तहत कमाई गई छुट्टी इस्तेमाल कर पाएगा। अच्छा, पहले पुराने छुट्टी खत्म करो, और इसका पेमेंट, लीव सैलरी कौन देगा, पुराना डिपार्टमेंट या नया? नियम कहता है कि इसका खर्चा कॉस्ट शैल बी बोर्न वो डिपार्टमेंट या सरकार वहन करेगी जहां से वो छुट्टी पर जाता है। आमतौर पर मतलब नया डिपार्टमेंट पेमेंट करता है, पर एडजस्टमेंट हो सकती है। इसमें भी मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए कुछ खास है नियम 5B में? जी हाँ, 5B में भी उनके लिए परंतुक है। जब कोई मिलिट्री ऑफिसर सब्सटैंटिवली सिविल पोस्ट पर आता है सीसीएस रूल्स वाली, तो वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस की अक्रूड लीव कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इसमें एनुअल लीव के बराबर ईएल और फर्लो के बराबर हाफ पे लीव एचपीएल शामिल होगी, जो उसे अपॉइंटमेंट की तारीख को मिलिट्री रूल्स के तहत दे होती। ये उनकी पिछली सर्विस को मान्यता देता है। तो नियम 5 काफी महत्वपूर्ण है ट्रांजिशन के लिए। जी हाँ, ये स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करता है छुट्टी के मामले में। चलिए अब इस अध्याय के आखिरी नियम 6 पर आते हैं। ये भी एक ट्रांसफर का केस है, पर बहुत स्पेसिफिक। जब कोई सीसीएस रूल्स वाला कर्मचारी किसी सरकारी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जाता है जहां फैक्ट्री एक्ट 1948 लागू होता है। हाँ, ये एक अलग स्थिति है। कर्मचारी अब सिविल सेवा नियमों से निकलकर एक तरह से औद्योगिक नियमों के दायरे में जा रहा है।
नियम 6 कहता है कि जैसे ही ऐसा होता है तो जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो स्वो मोटो मतलब अपने आप ही बिना अप्लाई किए। हाँ, बिना अप्लाई किए एक ऑर्डर निकालेगी। किस चीज का ऑर्डर? कर्मचारी के खाते में उस दिन जितनी ईएल और एचपीएल जमा है उसके बदले कैश इक्विवेलेंट देने का, मतलब छुट्टी का नकदीकरण। इनकैशमेंट। ओह तो उसकी जमा छुट्टी कैश हो जाएगी पूरी? नहीं, यहाँ भी लिमिट है। ईएल और एचपीएल मिलाकर अधिकतम 300 दिनों का ही नकदीकरण होगा। वही 300 दिन वाली लिमिट। और ये कैश कितना मिलेगा? ये उस तारीख की रेट्स पर कैलकुलेट होगा जिस दिन वो सीसीएस रूल से बाहर हुआ। फॉर्मूला है ईएल के लिए एडमिसिबल लीव सैलरी प्लस एचपीएल के लिए एडमिसिबल लीव सैलरी प्लस इन दोनों लीव सैलरी पर मिलने वाला डीए। ठीक है, तो जाते समय हिसाब क्लियर हो गया। पर अगर वो बाद में वापस सीसीएस रूल्स वाली नौकरी में आ जाए तो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 6 में इसी के लिए एक परंतुक है। ये कहता है कि अगर वो कर्मचारी बाद में वापस सीसीएस रूल्स वाली सर्विस या पोस्ट पर आता है तो नियम 39 के तहत जो रिटायरमेंट वगैरह पर लीव एनकैशमेंट मिलता है, हाँ, उस लाभ को मॉडिफाई किया जाएगा, मतलब समायोजित किया जाएगा। कैसे समायोजित होगा? 2 स्थितियां बताई हैं। ए, अगर वो बाद में सुपर एन्युएट होता है तो उसे रिटायरमेंट पर एनकैशमेंट ईएल प्लस एचपीएल इस शर्त पर मिलेगा कि नियम 6 के तहत पहले जो एनकैशमेंट हुआ था इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जाते समय, और अब रिटायरमेंट पर जो एनकैशमेंट हो रहा है, इन दोनों के दिन मिलाकर 300 से ज्यादा ना हो। अच्छा। बी, और यही बात लागू होगी अगर वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेता है या सर्विस छोड़ता है, तब भी पहले वाले एनकैशमेंट और अब वाले एनकैशमेंट के कुल दिन 300 से ज्यादा नहीं हो सकते। समझ गया। मतलब वो जो पहले कैश मिल गया था नियम 6 में, वो आगे चलकर फाइनल एनकैशमेंट की 300 दिन की ओवरऑल लिमिट में गिना जाएगा। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि अलग अलग नियमों के बीच आने जाने पर भी कुल एनकैशमेंट की सीमा 300 दिन ही रहे। बहुत सही, ये कंसिस्टेंसी बना रखता है। तो ये था नियम 6। जी, तो संक्षेप में देखिए तो आज हमने सीसीएस नियम 1972 के अध्याय 1 के नियम 1, 2, 4, 5 और 6 को समझा। हाँ। नियम 1 नाम और तारीख। नियम 2 किस पर लागू किस पर नहीं, खासकर वो अपवाद। बिल्कुल। नियम 4 ट्रांसफर और फॉरेन सर्विस पर नियमों का एप्लीकेशन। नियम 5 जब कोई दूसरी सर्विस से सीसीएस रूल्स में आता है, टेम्परेरी परमानेंट और छुट्टी का समायोजन। और नियम 6 इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में जाने पर एनकैशमेंट और 300 दिन की लिमिट का एडजस्टमेंट। ये सब मिलकर एक आधार बनाते हैं कि छुट्टी के नियम काम कैसे करते हैं। जी, और जैसा हमने कहा, नियम 3 परिभाषाओं पर हम अगली बार विस्तार से बात करेंगे, जिससे ये सब और भी साफ हो जाएगा। आप सभी सुनने वालों का, खास तौर पर जो एचपीएफएस और विभागीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने धैर्य और ध्यान से हमें सुना। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आपकी तैयारी में मददगार होगी। आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। जी, हमारी तरफ से भी आपकी परीक्षाओं और सेवा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।